वेलकम टू इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग डिस्टिलेशन का 2 टाइप्स पढ़ेंगे, फ्लैश डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का इंट्रोडक्शन और एक टाइप सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। जिन्हें भी देखना हो वो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्लैश डिस्टिलेशन को कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, प्रिंसिपल, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। उसी तरह से स्टीम डिस्टिलेशन को सम पार्ट्स में कवर करेंगे, प्रिंसिपल, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में छोटी सी माइनर सी मिस्टेक हुई है मुझसे। मैं बोल दी थी कि लिक्विड टू ज़्यादा वोलेटाइल है तो सबसे पहले वो कंडेंस्ड होकर यहाँ पे कलेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वोलेटिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो धीरे धीरे कंडेंस्ड होता है। लिक्विड 2 की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो बाद में कंडेंस्ड होगा। पहले कौन कंडेंस्ड होकर हम लोग को प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड 1। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं फ्लैश डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल पे। फ्लैश डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल बेस्ड है ऑन फ्लैश वेपराइजेशन। फ्लैश वेपराइजेशन क्या होता है? मतलब किसी भी मिक्सचर ऑफ लिक्विड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो टोटल मिक्सचर ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा एक ही बार वेपर के फॉर्म में। उसी को हम लोग फ्लैश वेपराइजेशन कहते हैं। मतलब इसमें इंटायर लिक्विड मिक्सचर को वेपराइज करेंगे हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में पास करके। तो लिक्विड जिसको डिस्टिलेशन करने के लिए लेना है उसको ले लेंगे, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में पास करेंगे, जिससे उसका टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर घटने से पूरा का पूरा लिक्विड मिक्सचर वेपराइज हो जाएगा। जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो वेपर के फॉर्म में रह जाएगा और जो लेस वोलेटाइल होगा वो पहले कंडेंस्ड हो जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली 2 चैम्बर होते हैं, हीटिंग चैम्बर एंड वेपर रेसिडुअल लिक्विड सेपरेशन चैम्बर। ये हमारा हीटिंग चैम्बर है और ये वेपर रेसिडुअल लिक्विड सेपरेशन चैम्बर है। हीटिंग चैम्बर में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, फीड इनलेट पार्ट एंड हीट सोर्स होता है। वेपर रेसिडुअल चैम्बर कनेक्टेड होता है हीटिंग चैम्बर से थ्रू द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। इसमें जो मोर वोलेटाइल लिक्विड होता है वो कंडेंसर की तरफ जाता है और जो लेस वोलेटाइल होता है जो कंडेंस्ड होकर पहले ही लिक्विड के फॉर्म में एज ए रेसिडुअल कलेक्टेड हो जाता है एट द बॉटम ऑफ दिस चैम्बर। तो इसके वर्किंग को पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। फीड को हम लोग इनलेट करेंगे थ्रू फीड इनलेट। फीड लिक्विड वेपर सेपरेटर चैम्बर में जाएगा थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से। फीड को जब हम लोग इनलेट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर था। अब प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व उस प्रेशर को कम कर दिया, मतलब अब हम लोग का जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन हो रहा है, जिसके कारण फ्लैश वेपराइजेशन होगा। इंटायर लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर। जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा वो बहुत धीरे धीरे कंडेंस्ड होगा और जो कम वोलेटाइल होगा वो बहुत जल्दी कंडेंस्ड हो जाएगा। तो उस लिक्विड में से जो कम वोलेटाइल है वो पहले ही कंडेंस्ड हो गया है, वो कंडेंस्ड होकर लिक्विड फॉर्म में आ गया है। और जो ज़्यादा वोलेटाइल है कंडेंसर उसको अपनी तरफ खींचेगा कंडेंस्ड करने के लिए। तो इस तरह से लिक्विड और वेपर दोनों कुछ देर के लिए इक्विलिब्रियम में आएंगे। उसके बाद वेपर चला जाएगा कंडेंस्ड के लिए और बाहर आउटलेट से कन्वर्ट हो जाएगा, आउटलेट के पास जाके कलेक्ट हो जाएगा और जो बचा हुआ लिक्विड है वो रेसिडुअल लिक्विड नीचे आके इस जगह में कलेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। लिक्विड फीड इज पम्प्ड इनटू द फीड रिजर्वायर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में हम लोग फीड को डाले थे, जिसके कारण टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर बढ़ गया था। लिक्विड जैसे ही इंटर करता है लिक्विड वेपर लिक्विड सेपरेशन चैम्बर में, तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू करेगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा, जिसके कारण वो पूरा लिक्विड वेपराइज्ड हो जाएगा और फ्लैशिंग हो जाएगा। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ड्रॉप इनसाइड द चैम्बर। जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रिमेन एज वेपर, while those of high boiling component which is less volatile component undergoes condensation and form residual liquid. Vapor or condensed liquid are kept in intimate contact with one another, equilibrium attained and both get separated. Condensed vapor collected from an outlet and residual liquid is collected at the bottom of the chamber. तो ये था इसका वर्किंग। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे।
ये यूज़ होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ मल्टी कंपोनेंट लिक्विड वेयर देर इज़ अ वाइड डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। इसका यूज़ होता है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल में, ये यूज़ होता है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में। इसका मेरिट क्या है? इसका हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी कंपोनेंट सिस्टम को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि क्रूड ऑयल। ये बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? दो प्रोसेस होते हैं मेनली, एक कंटिन्यूअस, एक बैच प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब वो लगातार चल रहा है, उसमें अनलिमिटेड फीड को डाल दिए हैं और जितने भी टाइम के लिए चला के छोड़ देंगे। लेकिन बैच प्रोसेस क्या होगा? वो एक पर्टिकुलर फीड एट पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ फीड को देके उसको उतने ही टाइम के लिए चलाएंगे और उतने ही टाइम के लिए हम लोग इसको प्यूरिफाई और सेपरेट करेंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। However, in order to maintain the equilibrium of the system, it is important to note the rate of the feed entering and product leaving should be equal. Now इसका डिमेरिट क्या है? एक सिमिलर वोलाटाइल कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब लिक्विड में अगर बहुत लेस वोलाटाइल कंपोनेंट होगा, दोनों लिक्विड बहुत ही वोलेटिलिटी बहुत सिमिलर होगी, तो उसको सेपरेट इजली नहीं कर पाएंगे इस मेथड से, और ये बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट मेथड नहीं होता है। अब हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन को देखेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इमिजिबल लिक्विड को सेपरेट और प्यूरिफाई करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? ये एक बैच प्रोसेस होता है। बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड को लेंगे, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, मतलब अगर उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से लेस में ही हम लोग को उसको बॉयल करना होगा। तो हाउ कैन वी रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस? कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर और स्टीम। वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट बाय यूजिंग वाटर और स्टीम ऑफ द इमिजिबल लिक्विड बॉयल होने लगेगा जैसे ही उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फॉर एग्जांपल, एक वोलेटाइल कंपोनेंट लिए हैं और वी नीड टू बॉयल इट एट द हाई टेम्परेचर, बट वो तो हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हम लोग उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देंगे बाय एडिंग वाटर और द वेपर। इस तरह से वो लिक्विड अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाएगा। अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में मेटालिक स्टीम कैन होता है। ये हमारा मेटालिक स्टीम कैन है जिसका यूज़ जनरली स्टीम के जनरेशन के लिए होता है। इसके माउथ कॉर्क बंक से बंद होता है। एक होल के थ्रू बेन ट्यूब से ये कनेक्टेड होता है राउंड बॉटम फ्लास्क से। जिस लिक्विड को डिस्टिलेशन करने है उसको हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क का माउथ भी कॉर्क बंक से बंद होता है जिसमें भी 2 होल्स होते हैं। 1 होल से ये ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, 1 होल के थ्रू डिलीवरी ट्यूब से ये कंडेंसर में कनेक्टेड होता है। कंडेंसर अडेप्टर के थ्रू रिसीवर में कनेक्ट होता है। तो इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। मेटालिक स्टीम कैन इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम विच इज़ यूटिलाइज्ड इन द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। Cork consists of the hole through which a bent tube is passed. This tube connects steam can to the round bottom flask containing liquid mixture to be distilled through the rubber bung. The rubber bung also contains 2 holes. The round bottom flask is connected to the condenser via delivery tube. Condenser in turn connected to the receiver through an adapter. Burner are provided for the heating purpose. तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। इसके वर्किंग में क्या होता है? स्टीम कैन में वाटर लेंगे और राउंड बॉटम फ्लास्क में वो लिक्विड जिसको डिस्टिलेशन करना है, दोनों को लगातार हम लोग हीट करेंगे। स्टीम कैन कंटेनिंग वाटर एंड राउंड बॉटम फ्लास्क कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वाटर आर हीटेड साइमल्टेनियसली। देयर स्टीम जनरेटेड इन द स्टीम कैन ट्रांसफर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क ड्यू टू विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग when its vapor pressure became equal to the atmospheric pressure। जैसे ही इसमें से स्टीम जनरेशन होना स्टार्ट हुआ, ये राउंड बॉटम फ्लास्क में जो लिक्विड था वो भी बॉयल होना स्टार्ट हो गया, जिससे यहाँ इस डिलीवरी ट्यूब से वो जो मिक्सचर आया है वो कंडेंस्ड होगा। कंडेंस्ड होने के बाद मिक्स्ड वेपर
are then passed into the condenser through the delivery tube. Condensate is collected to the receiver. This condensate containing water and volatile liquid, that is two phases which can be separated using the separating funnel. सिंपल तरीके से यही समझना है कि इस स्टीम कैन में हम लोग स्टीम का जनरेशन करवा दे रहे हैं वाटर को डाल के. वो स्टीम जैसे ही राउंड बॉटम फ्लास्क में जाता है बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है और फिर कंडेंस्ड होके वो लिक्विड कंडेंसर में चला जाता है और रिसीव हो जाता है. सिंपल से यही इसका वर्किंग था. इसका एप्लीकेशन क्या होता है? इसका यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ हाई बॉइलिंग एंड वाटर इमिजिबल लिक्विड. ऑफ कोर्स वो लिक्विड जो बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट कंटेन करता है लेकिन हाई बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उसको तो हम लोग इसलिए इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन. वोलेटाइल ऑयल को भी एक्सट्रैक्शन करने में हेल्प करता है. इसका यूज़ होता है एरोमेटिक वाटर के प्रिपरेशन के लिए. ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी प्रिपेयर कर सकते हैं. इसका मेरिट क्या होता है? ये इजली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को हम लोग को लेने में हेल्प करता है. मीन्स थ्रू दिस मेथड वी कैन ऑब्टेन इजली कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट. ये डिकम्पोजिशन से भी बचाएगा. इसका डिमेरिट क्या होता है? ये कोई भी इंटरैक्टिंग वोलेटाइल ऑयल के लिए सही नहीं होता है. वो वोलेटाइल, सपोज कोई वोलेटाइल लिक्विड लिए हैं, 2 वोलेटाइल लिक्विड लिए हैं जिसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन करना है. अगर वो दोनों वोलेटाइल आपस में ही कुछ मिलकर रिएक्शन कर गया देन नॉट गुड. सो वी कांट यूज 2 इंटरैक्टिंग वोलेटाइल लिक्विड फॉर स्टीम डिस्टिलेशन. और रैंसिडिफिकेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. रैंसिडिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का ख़राब होना, लाइक ऑक्सीडेशन होना, उसको हम लोग रैंसिडिफिकेशन कहते हैं. तो यही था हमारा डिमेरिट, मेरिट एंड एप्लीकेशन. लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड. हम लोगों ने फ्लैश डिस्टिलेशन पढ़ा. फ्लैश डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है फ्लैश वेपराइजेशन पे. कंस्ट्रक्शन में मेनली 2 चैम्बर थे, हीटिंग चैम्बर एंड वेपर रेसिडुअल लिक्विड सेपरेशन चैम्बर. इसका वर्किंग क्या था? फीड को डालते थे फीड इनलेट पे एट हाई प्रेशर. प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व उस प्रेशर को कम कर देता था. हाई प्रेशर में लो प्रेशर जाने से पूरा जो लिक्विड था वो वेपर के फॉर्म में चेंज होता था. जो मोर वोलेटाइल है वो कंडेंसर के पास आता था और इन द फॉर्म आउटलेट के फॉर्म से बाहर आ जाता था. और जो लेस वोलेटाइल है वो इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल लिक्विड कलेक्ट हो जाता था. इसका एप्लीकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट भी हम लोगों ने देख चुके हैं. अब हम लोग सेकंड पढ़े थे स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन का मेन प्रिंसिपल यही था कि इसको उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम में बॉयल करते थे बाय यूजिंग स्टीम और वाटर. इसका कंस्ट्रक्शन क्या था? एक मेटालिक स्टीम कैन था जो कि कनेक्टेड था कॉर्क से. कॉर्क में 2 होल थे. 1 होल से वो कनेक्टेड था राउंड बॉटम फ्लास्क से, जिसको हम लोग को डिस्टिलेशन करना है. उस लिक्विड मिक्सचर को हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क में ही लिए थे. वहाँ से थ्रू डिलीवरी ट्यूब वो कनेक्टेड था कंडेंसर में. कंडेंसर से वो रिसीवर में कनेक्टेड था थ्रू द अडेप्टर. तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन. वर्किंग में क्या था? वाटर को हम लोग स्टीम कैन में लिए थे और लिक्विड जिसको डिस्टिलेशन करना है उसको हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क में लिए थे. जैसे ही दोनों को साथ में हम लोग हीट करते थे, स्टीम कैन से स्टीम निकलता था और यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क में आता था, जिससे इसका टेम्परेचर राइज होता था एंड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता था. जैसे ही इसका प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट होता था. इस कंडेंसर के थ्रू हम लोग रिसीवर से प्रोडक्ट को रिसीव कर लेते थे. इस तरह से हम लोग इसका एप्लीकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट को भी स्टडी किए थे. इस तरह से हम लोगों का पूरा फ्लैश डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन भी कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. आप लोग अगर पीछे वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. नेक्स्ट 2 टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.